जय हिंद, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं। गुड इवनिंग सर। Yes, sir. Good evening. ओके, जैसे कि शेड्यूल है, आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस। तो वॉइस के बारे में बेसिक चीजें सबको पता है कि वॉइस है क्या चीज। बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें एग्जाम के दृष्टि से हमें उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। एनीवे, एक बार रिवाइजन हम कर लेते हैं बेसिक चीजों के बारे में। वॉइस है क्या? वॉइस इज ए फॉर्म वॉइस इज द फॉर्म a verb that form of a verb that indicates whether the subject of the verb performs और रिसीव द एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉइस से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो डूअर है या नहीं। परफॉर्म द टास्क का मतलब क्या हुआ, या तो हमारा सब्जेक्ट डूअर है या नहीं है। बस ये चीजें देखना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, वॉचमैन ओपन्स द डोर। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉचमैन जो है वो क्या करता है, दरवाजा को खोलता है। मतलब हमारा सब्जेक्ट जो है वो कुछ काम करता है, सब्जेक्ट इज अ डूअर हियर। वो कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पे एक चीज हो रहा है। दूसरा सेंटेंस ये है, पहले वाला सेंटेंस में पता चल रहा है कि हमारा जो वर्ब है वो डूअर है। दूसरा वाला सेंटेंस क्या है, द डोर इज ओपन्ड बाय द वॉचमैन। अब यहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं बोला जा रहा है कि अ, यहाँ पे टास्क परफॉर्म करते हुए नहीं बताया जा रहा है। सब्जेक्ट द डोर इज ओपन्ड बाय द वॉचमैन। तो इस दो सिचुएशन बन रहे हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे क्या बोल सकते हैं कि वॉइस रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन अ सेंटेंस। मतलब सब ये हमारा जो वॉइस है वो वर्ब के उस स्टेट से क्या करता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशनशिप हमें बताता है। सबको पता है वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, अभी हम बात कर रहे थे कि या तो सब्जेक्ट जो है डूअर है, कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोनों स्थिति में यदि हमारा सब्जेक्ट जो है डूअर है, टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। तो वर्ब का स्टेट होगा वो क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। when an action performed by the subject is expressed by the verb is an active verb. It is an active verb. यहाँ पे क्लियर हो रहा है, the active voice is used when more straightforward relations and clarity is required between the subject and the verb. यहाँ पे जब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशंस हैं और क्लैरिटी है उसको स्पष्ट करना है, तो ऐसी स्थिति में हम एक्टिव वॉइस का जो है एक्टिव फॉर्म जो है यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, सी राइट्स अ बुक, दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इसमें क्या है कि सी राइट्स अ बुक, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल क्लियर है। यह किताब जो है कौन वह लिखती है, वो लोग वे लोग जो है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, पूर्ण करेंगे। ऐसी स्थिति में इसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के बारे में कुछ चीजें जो है थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। एक तो ये है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या करता है, वो डूअर का काम करता है। आई मीन वो एक्शन करता है, वो टास्क जो भी है वो परफॉर्म करता है। जो सेंटेंस में कोई अगर टास्क है तो उस टास्क को परफॉर्म करता है कौन, डूअर। अच्छा, दूसरा क्या है कि अभी हमने बात किया कि काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर जब सेंटेंस हमें बनाना हो, कोई एम्बिग्विटी नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किस प्रकार के, हाँ ये काम वो कर रहा है या उसके द्वारा हो सकता है कि कोई और किया हो, इस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम एक्टिव वॉइस के फॉर्म में सेंटेंस को लिखते हैं। और घुमा फिरा के बार बार एक ही चीज बोला जा रहा है कि इसमें क्या है कि डूअर जो है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उस पर हम इससे जोड़ देते हैं। दैट इज एक्टिव एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस जस्ट इसके विपरीत। इसमें क्या होता है कि ये एक्सप्रेस किया जाता है, ये रिसीव द
एक्शन एक्सप्रेस्ड इन द वर्ब, मतलब वर्ब में ये एक्सप्रेस किया जाता है कि ये काम जो है ये सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है। तो जैसे कब कल हम हिंदी में देख रहे थे कि वहां पे से या के द्वारा होता है वाक्य में, तो सेम वही चीज यहाँ पर अंग्रेजी में इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हम अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी पैसिव वॉइस जो होगा वहां पे, अच्छा हिंदी में 3 होते हैं लेकिन इंग्लिश में 2 ही होते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो यहाँ पे ज्यादा क्लैरिटी है, यहाँ पे कंफ्यूजन के चांसेस कम है। तो यूज ऑफ पैसिव वॉइस रिलाइज ऑन बी फॉर्म। तो एक चीज तो हमेशा याद रखने हैं कि बी फॉर्म्स, वर्ब का जो बी फॉर्म है वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा किसमें, पैसिव वॉइस में। अगर कहीं दिया हुआ है कोई सेंटेंस और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना ही एक्टिव है कि पैसिव है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि अगर बी फॉर्म है तो आप समझ सकते बी फॉर्म और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वो पैसिव वर्ब है, पैसिव वर्ब है। Verbs in the passive voice lack strength because their subjects receive the action instead of doing it। जैसे हम अभी तक यही चीज समझ रहे हैं। फॉर्म्स ऑफ बी, बी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, तो एम, इज, आर, वाज, वर, बीइंग, बिन इत्यादि। और इसमें ये कंटेंट नो एक्शन, इससे ये जो फॉर्म होता है इससे कुछ एक्शन नहीं होता है, इसे एक्शन दर्शाया नहीं जाता है जबकि स्थिति बताई जाती है। पैसिव वॉइस के कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अ बुक इज रिटन बाई हर, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाई देम। ये आपके पैसिव वॉइस के कुछ एग्जाम्पल हो गए। बस यहाँ से हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, विशेष ध्यान देंगे। अभी तक तो आप और हम सब बेसिक चीजें से वाकिफ थे जो हम एक बार गो थ्रू कर रहे थे। हमें ध्यान देने की जरूरत है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हमें जब चेंज करने को सेंटेंस एग्जाम में आते हैं तो वे सेंटेंस काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अगर आसान सेंटेंस है तो आप समझ लीजिए कि मैक्सिमम लोग कर देंगे। तो जो हमारे एग्जाम के में जो प्रश्न होते हैं ऐसे नहीं होगा कि मतलब इसके चांसेस बहुत कम होगा कि सी राइट्स अ बुक, अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ऐसे सेंटेंस आपको देखने को बहुत कम ही मिलेंगे, कभी कभी मिलेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस होता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि सेंटेंस चाहे कॉम्प्लिकेटेड हो या इजी हो, अगर आप उसका रूल्स अगर समझ लें, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये ऐसी चीज है इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत रटिएगा। आप इसको समझ लीजिए एक बार, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा इसमें किसी प्रकार की सिचुएशन असुविधा होगी। यहाँ पे तीन टेंस के 3 प्रकार दिए गए हैं। ये प्रेजेंट, जिसको सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो हम टोटल कुल मिला के हमारे पास 4 into 3 यानी कि 12 प्रकार के हम टेंस पढ़ते हैं। उसमें से हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस 2, फ्यूचर कंटिन्यूअस 3 और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस 4। इसमें से लगभग 4 के, तो मतलब 4 के सामान्यतः इसके पैसिव फॉर्म जो है नहीं होते हैं, तो इसमें इस प्रकार के सेंटेंस होंगे आपको नहीं दिए जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, लेकिन इसके अलावा ये 8 टेंस, इसके अलावा कुछ और भी सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस या पैसिव टू एक्टिव वॉइस हमें बदलने की जरूरत होती है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस की बात के बारे में बात किया जा रहा है कि सिंपल प्रेजेंट में आप सभी जानते हैं कि हमारा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है वॉइस, सॉरी वर्ब का, वॉइस ऑफ द वर्ब, तो इससे ये स्पष्ट है कि इसमें एक्शन तो होगा। एक्टिव टू पैसिव वॉइस आप तभी कर सकते हैं जब कुछ एक्शन है, अगर एक्शन नहीं है, दिस इज अ बुक, अब यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, अब इसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यदि एक्शन है यानी कि वर्ब है, तो एक्सुलरी वर्ब नहीं, यहाँ पे वर्ब है तभी आप उसको
पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रेजेंट एवं डेफिनेट सिंपल प्रेजेंट का आप देख सकते हैं कि डू डज, और ये जब हम पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये डू डज के बदले में क्या होता है, इज आर एन एम आता है। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत ये होती है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, और उस ऑब्जेक्ट के अनुरूप जो है यहाँ पे इज एम आर की का प्रयोग हम करते हैं, ना कि जो हमारा पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुरूप। सिमिलरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर होता है, और उसको हम पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इज एम आर के साथ साथ बीइंग बीइंग जो है ऐड करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव होते हैं, और ये कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, हैज बीन और हैव बीन पैसिव वॉइस में। हम कुछ प्रश्न करेंगे, उससे ज्यादा स्पष्ट हो सकता है, हो जाएगा। अब हम अभी प्रेजेंट टेंस देख रहे थे, अभी पास्ट हम टेंस देख रहे हैं। पास्ट टेंस में भी सिमिलरली सिंपल पास्ट, इसमें डिड होता है, या डिड, या डिड नहीं रहेगा तो वर्ब का दूसरा रूप रहेगा, सेकंड फॉर्म रहेगा। और उसको जब हम पैसिव वर्ब में पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे एक्चुअली वर्ब, वाज वर्ब का यूज होगा, और प्लस वर्ब का थर्ड रूप। ये एक चीज तो क्लियर है कि पैसिव वॉइस में हमेशा ही वर्ब का थर्ड रूप यूज होते हैं। तो अगर आपके ऑप्शंस में कहीं गलती से मल्टीपल ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस है, उसमें से आप एक ऑप्शन देख रहे हैं उसमें वर्ब का सेकंड रूप, सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, तो आप उसको इजीली उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, उसको नजरअंदाज करके आगे आप बढ़ सकते हैं। कि तो इतना स्पष्ट होना चाहिए कि हमेशा पैसिव वॉइस में V3 का यूज किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव फॉर्म में वाज वर्ब, और वहीं जब पैसिव वॉइस हम यूज करते हैं तो वहां पे वाज वर्ब प्लस बीइंग का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट में हैड होता है, जो कि पैसिव वॉइस में होने से हैड बीन हो जाता है। फ्यूचर टेंस में जैसे कि मैं अभी बताया था, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों दो प्रकार जो सेंटेंस होते हैं, इनके पैसिव वॉइस में हम इनके एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए नहीं दिया जाता है, और इनको जनरली नहीं किया जाता है। फ्यूचर सिंपल सिंपल फ्यूचर या सिंपल इंडेफिनिट, जिसमें विल और उसका पैसिव वॉइस होगा तो विल भी हो जाएगा, और फ्यूचर परफेक्ट जो है विल हैव को विल हैव बीन हो जाएगा। अब यहाँ पे उसी उस चीज को जो हम अभी अभी ऊपर देख रहे थे, यहाँ पे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर और कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर। अब इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है बिल्कुल सिमिलर होता है। सब्जेक्ट रहेगा, और उसमें अगर सिंपल प्रेजेंट है तो V1 रहेगा, और वहीं सिंपल पास्ट है तो वहां पे V2 हो जाएगा, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। और विल फ्यूचर टेंस रहेगा तो विल के साथ विल और या शैल के साथ आपका वर्ब का फर्स्ट रूप रहेगा। उसी को अगर आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट जो है हमारा हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, और उसके अनुरूप यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है प्लुरल है, और सब्जेक्ट पहले वाला सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस जो है उसमें अगर सब्जेक्ट जो सिंगुलर है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट देखिए, एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है सी राइट्स अ बुक। सी यहाँ पे सिंगुलर नंबर है, बुक भी सिंगुलर नंबर है। मान लीजिए कि बुक के जगह पे सी रीड बुक्स अगर है, सी रीड्स बुक्स है, तो बुक्स प्लुरल नंबर है, तो बुक्स के अनुरूप जो है यहाँ पे फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। बुक्स आर रीड बाई हर, ऐसे होगा। तो ये यहाँ पे ये चीज हम समझ रहे हैं कि हमारे जो सब्जेक्ट के अनुरूप, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हमारा जो फॉर्म है, ये वर्ब का फॉर्म है पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट जो है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके अनुरूप जो है हमारा, उसके अकॉर्डिंगली हमारा नया एक्चुअली वर्ब डिसाइड होगा। दूसरा, तीनों टेंस का फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट, तीनों का एक एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। सी डिडंट सी डिड नॉट बाई द फ्रूट्स, इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे द फ्रूट्स क्या है, प्लुरल नंबर है। और द फ्रूट्स जो है हमारा जब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट
बन गया तो यहाँ पे उसके अनुरूप उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे वर्ड लिखेंगे, ना कि वाज लिखेंगे। द फ्रूट वाज लिखेंगे यदि तो वो गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, द फ्रूट्स वर नॉट बॉट बाई हर। बाई का यहाँ पे वी का थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस हर, ठीक का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। सब्जेक्ट हमारा वहां पे चेंज हो जाएगा और हर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं, फ्यूचर टेंस का एक है, ही विल राइट अ लेटर। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, उसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर विल बी रिटन बाई हिम। अ लेटर विल बी, विल है, विल के साथ आप देख सकते हैं, विल के साथ क्या हम यूज करना है, बी यूज करना है। सेल है तब भी बी होगा, और विल है तब भी बी होगा, केवल बस इतना लिखने से। और उसके साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस हिसाब से हम आप देख सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो इसको हम कैसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस। आगे हम देखते हैं जब कंटिन्यूअस, यहीं पे अगर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस, अभी हम थोड़ी देर पहले क्या बात कर रहे थे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं सामान्यतः। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के से हम समझने की कोशिश करेंगे। समिता इज प्लेइंग द पियानो, और पियानो इज बीइंग प्लेड बाई समिता। अर्थात कि जब कंटिन्यूअस टेंस है तो हमेशा कंटिन्यूअस टेंस, चाहे वो पास्ट हो या प्रेजेंट हो, तो उसमें आईएनजी जो है वर्ब से हट जाएगा, और वहां पे उसके बदले में क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। इज बीइंग, आर बीइंग, जो एक्चुअली वर्ब इन अकॉर्डेंस विथ, अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट प्लस बीइंग। बीइंग यहाँ पे जो हमारा आईएनजी पहले फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में जो आईएनजी है हमारे वर्ब के साथ, उसके बदले में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो। उसके बाद हमारा वर्ब का थर्ड रूप अगेन आ जाएगा बाई, एंड देन हमारा सब्जेक्ट जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा। दोनों एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, एक प्रेजेंट का है, दूसरा पास्ट का है। पास्ट का हम देखें, शी वॉज वेटिंग फॉर रीमा, तो रीमा वॉज बीइंग वेटेड फॉर बाई हर। इसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की जो परफेक्ट टेंस है। हम अभी थोड़ी देर पहले क्या बात कर रहे हैं, टोटल हमें 8 प्रकार के जो सेंटेंस हैं उसी का हम एक्टिव टू पैसिव करते हैं। हम 3 और 2 5 प्रकार के सेंटेंस देख लिए, 3 यहाँ पे देखेंगे। इस प्रकार हमारा टेंस के जो सारे जो सेंटेंस हैं वो यहाँ पे हम कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक्टिव सब्जेक्ट, एक्टिव में क्या है, हमारा सब्जेक्ट हैज या हैव, प्रेजेंट में है तो हैज या हैव होगा, और वहीं पे अगर पास्ट में है तो हैड हो जाएगा, पास्ट में है तो हैड रहेगा, और फ्यूचर में होगा तो या तो शैल हैव होगा या विल हैव होगा, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वही जब पैसिव वर्ब पैसिव होगा तो यहाँ पे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें अगर हैज हैव है तो एज इट इज हैज हैव ही होगा, हैड है तो हैड होगा, शैल है तो शैल होगा, विल है तो विल है होगा। इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, एक्चुअली वर्ब जो भी है हमारा एज इट इज रहेगा। क्या चेंजेस होगा, तो यहाँ पे बीन वर्ड हम यूज कर देंगे। कंटिन्यूअस में हम क्या कर रहे थे, बीइंग वर्ड यूज कर रहे थे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीन वर्ड ऐड करेंगे। इसके साथ वर्ब 3 एज इट इज, और यहाँ पे सब्जेक्ट जो है अगेन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। एक्टिव सेंटेंस है फर्स्ट, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। आप देख सकते हैं कि आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, ये कौन सा सेंटेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। अब ये जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा, पैसिव वॉइस में हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माई होमवर्क हैज बीन फिनिश्ड बाई मी। अब यहाँ पे फिर से ध्यान देने की जरूरत है, जो कि आप सबको पता है कि आई जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके अनुरूप उसके अनुसार जो है हैव का यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पे जब हम नया पैसिव फॉर्म में हम लिख रहे हैं तो हमारा नया सब्जेक्ट क्या हो जाएगा,
माई होमवर्क, जो पहले ऑब्जेक्ट था वो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे फिर हैव ना लिख करके क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे, क्योंकि माई होमवर्क के साथ हम हैव नहीं लिखेंगे, हैज लिखेंगे। और एज इट इज, उसके बाद फिर बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके पहले भी इसके एक्टिव में थर्ड फॉर्म ही होता है, और प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। सिमिलरली देखें हम पास्ट टेंस का एक एग्जांपल, तो आई हैड डन माई होमवर्क, तो माई होमवर्क हैड बीन डन बाई मी। ये सबसे आसान है कि इसमें जो है हैड, चूंकि सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ यहाँ पे हैड का ही यूज होगा। प्लस बीन प्लस हमारा V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो पहले था अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आगे हम एक और एग्जांपल देखते हैं फ्यूचर टेंस का, दे विल हैव ओन द मैच, तो मैच विल हैव बीन ओन बाई देम। यहाँ पे भी ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, विल हैव जो है यहाँ पे न्यू हमारा सब्जेक्ट जो है उसके अनुरूप रहेगा, प्लस बीन ऐड हो जाएगा, और V3 तो एज इट इज रहेगा। तो आप सभी समझ सकते हैं। अच्छा, अब जो है मैं जो बता रहा था कि कुछ चीजें जो है आपको जो ध्यान देने की जरूरत है, जो विशेष रूप से हमें समझने की जरूरत है, वो क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस आप सबको पता है कि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे काम, यहाँ पे वर्ब तो पता तो चलता है, वर्ब तो है, मतलब एक्शन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्शन किसके द्वारा हो रहा है, कौन कर रहा है, ये क्लियर नहीं होता है। जैसे कैरी इट होम, मतलब इसको इसे घर ले चलो। अब घर ले चलो, अब कौन ले चलेगा, आप, मैं, वह, यह, इससे क्लियर नहीं होता है। तो इसमें इसको जब हम कंफ्यूजन ऐसी स्थिति में आती है जब एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार के ऑप्शन या प्रश्न होंगे, तो देख करके कंफ्यूजन होता है कि हम इसमें से सही हम क्या होगा। तो इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, इसको समझने की जरूरत होती है। जैसे कि आप लोग इसमें नरेशन में पढ़ते हैं, उस हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ वर्ड्स जो है कुछ चेंज करने पड़ते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखिए, एक्टिव में है कैरी इट होम, तो उसको पैसिव में जब हम करेंगे तो उसको क्या करेंगे, हम लेट इट वर्ड यूज करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेट इट बी कैरिड होम, यहाँ पे लेट जो है क्योंकि सब्जेक्ट है नहीं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बदले में यहाँ पे लेट वर्ड यूज करेंगे, लेट इट। और जो हमारा पहले ऑब्जेक्ट था कैरी इट होम, यहाँ पे कैरी जो है वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है, इट होम जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, इट जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बी फॉर्म यूज होगा, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पास्ट पार्टिसिपल अर्थात आपका वर्ब का थर्ड रूप, थर्ड फॉर्म। तो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कैरिड होम, तो उसको पैसिव में हम क्या लिखेंगे, लेट इट बी कैरिड होम। अगला सेंटेंस, ओपन द डोर। आप यहाँ पे बोल रहे हैं ओपन द डोर, आप किसी को आदेश दे रहे हैं ओपन द डोर। अब यहाँ पे वो कौन है सामने, एक्शन तो हो रहा है, दरवाजा खुलेगा, दरवाजा खुलने के आदेश दिया जा रहा है, तो दरवाजा तो खुलता है। तो सेंटेंस से एक चीज तो पता चल स्पष्ट है, लेकिन यहाँ पे फिर डूअर नहीं है, हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे स्थिति में फिर से हम क्या करेंगे, लेट वर्ड यूज करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा द डोर, और बी प्लस हमारा जो वर्ब है उसका फिर थर्ड फॉर्म, तो लेट द डोर बी ओपन। नोट दैट डू इज नॉट यूज इन द पैसिव फॉर्म। ये जस्ट एक रिमाइंडर के रूप में कि डू वर्ड जो है नहीं यूज होता है पैसिव फॉर्म में। कहीं भी अगर लेट्स डू दिस, तो उसको फिर डू वर्ड जो है हम पैसिव फॉर्म में यूज नहीं होगा। तो एक रिमाइंडर के रूप में है यहाँ पे, सो दैट कि आप देख करके कभी कंफ्यूज ना हो। अगर आपके ऑप्शन में पैसिव फॉर्म में डू शब्द दिया हुआ है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये इनकरेक्ट है। अब इसमें जो अभी आप देख रहे थे वो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे,
कैरी इट होम, ओपन द डोर, ये किस प्रकार के सेंटेंसेस हैं? तो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। कुछ अब निगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं, जिसमें कि डू प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार के इस फॉर्म में सेंटेंस है। डू नॉट बीट द डॉग, कुत्ते को मत मारो, उसको जब हम पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो क्या होगा? लेट द डॉग नॉट टू बी बीटन, लेट द डॉग नॉट टू बी बीटन। अब एक चीज और, इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। पहले वाला सेंटेंस में भी देखिए, पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो इसका दो तरीका है। एक तो लेट वर्ड यूज करके कर सकते हैं, और दूसरा जो है यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर सजेस्टेड। अब जिस प्रकार का सेंटेंस है उसको देख करके, मान लीजिए कि ओपन द डोर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीधे या तो आदेश हो सकता है या फिर ऑर्डर रिक्वेस्ट भी हो सकता है। सजेशन तो नहीं है, ओपन द डोर ये सजेशन नहीं है, ये या तो रिक्वेस्ट हो सकता है। अगर छोटा आदमी है, कोई अपने से बड़े से को बोल रहा है दरवाजा खोलने के लिए, तो प्लीज रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे वो चूंकि रिक्वेस्ट जब करेगा तो एक्टिव सेंटेंस में प्लीज ओपन द डोर ऐसे वर्ड होगा, न कि ओपन द डोर। अगर ओपन द डोर है तो इससे एक चीज तो स्पष्ट हो रहा है कि किस प्रकार के आदेशात्मक वाक्य हैं, ऑर्डर ऑर्डर दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरे तरीके से आप क्या लिख सकते हैं? यू आर ऑर्डर टू ओपन द ओपन, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। इस प्रकार आप यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर करके भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में है क्या। अगर ऑप्शन में अगर ऐसा है, इस फॉर्म में है, तो अब भी वहां पे आप उसको सेलेक्ट, आप सही करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी है, यू आर रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड या सजेस्टेड प्लस नॉट। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट बीट द डॉग, तो ये दिख रहा है कि आप कुत्ते को नहीं मारने के लिए किसी को क्या सजेशन दिया जा रहा है। सजेशन भी हो सकता है, आदेश भी हो सकता है। तो यू आर सजेस्टेड नॉट टू बीट द डॉग, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा पैसिव वॉइस में, जब यू आर रिक्वेस्टेड। क्योंकि यहाँ पे हमारा थर्ड फॉर्म कहाँ पे आ गया? तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर सजेस्टेड। ये यहाँ पे भी यहाँ पे मिस टाइपिंग है। वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। जैसे लेट द डोर बी ओपन, ओपन द डोर, इसको क्या लिखेंगे हम? यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ना कि थर्ड फॉर्म होगा। हाँ, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि दोनों तरीके से यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि हेल्प मी, लेट मी बी हेल्प। अभी हम क्या समझ रहे थे, क्या देखें अब इसके पहले? हेल्प मी इंपेरेटिव सेंटेंस है, और उसको हम अगर पैसिव में चेंज करना है तो हमें लेट वर्ड होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा प्लस बी होगा प्लस V3 होगा। तो यहाँ पे लेट मी बी हेल्प, ये तो समझ में आ गया। अब दूसरे तरीके से अगर हमें बनाना हो, दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब किसी से हेल्प मांगोगे तो उसको ऑर्डर तो दोगे नहीं, आदेश तो नहीं दोगे कि हाँ भाई मुझे हेल्प कर दो, ऐसे तो नहीं कर सकते। या तो आप रिक्वेस्ट ही करोगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अच्छा, लर्न द पोएम। अब यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से, एक फर्स्ट जो हमारा तरीका है वो क्या है? लेट द पोएम बी लर्न, मतलब कविता को सीख लिया जाए, कविता को याद कर लिया जाए। अच्छा, यू आर आस्क्ड टू लर्न द पोएम। अब यहाँ पे आस्क्ड वर्ड, जहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि आपको रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इस प्रकार का कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। अब वहीं अगर टीचर और स्टूडेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप ऑर्डर भी लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू लर्न द पोएम। अगर ऑप्शन भी इस प्रकार के हैं तो आप उसको भी आप सही जो है सही एज ए सही ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। डू नॉट टच इट, डोंट टच इट, लेट इट नॉट टू बी टच। फर्स्ट फॉर्म है हमारा, पहला तरीका है कि लेट, इसके साथ क्या करेंगे हम? ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट होगा प्लस बी
देन V3। वहीं पे दूसरा तरीका क्या होगा, यू आर वांड नॉट टू टच इट। यहाँ पे V1 होगा। ये याद रखिएगा कि केवल यही इम्पेरेटिव सेंटेंस जहां पे है वहीं पे, और इसको यू आर वार्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, इस टाइप से जब आप उसको चेंज कर रहे हैं तो वहां पे केवल V1 होता है, अन्यथा 99% जो केसेस में हमारा V3 यूज होता है। अब यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, यहाँ पे हम टेंस देख लिए और इंपेरेटिव सेंटेंस देख लिए, और नेक्स्ट जो है वो मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब की कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं, आप सबको पता है कि मॉडल वर्ब्स आर verbs such as can, could or should that we often use to talk about ability, possibility, permission और obligation। इस प्रकार की सिचुएशन में आप अगर मॉडल वर्ब है तो उसको पहले तो पहचानना सीखना है कि मॉडल वर्ब है तो कौन कौन से मॉडल वर्ब है और कहाँ पे यूज होते हैं, किस सेंटेंस में आपको मॉडल वर्ब देखने को मिलते हैं। आप यहाँ से थोड़ा सा मतलब एक समझने का, उसको पहचानना समझ लीजिए, फिर हम उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, एबिलिटी, अगर किसी के एबिलिटी को बताना है तो वहां पे कैन और कुड का यूज होता है। अगर पास्ट प्रेजेंट टेंस में है तो कैन हो जाएगा, और वहीं पे अगर पास्ट टेंस में है तो कुड हो जाएगा। और उसको एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखिए कि सी कैन होल्ड हर ब्रीथ फॉर 2 मिनट। अब उसके सांस रोकने का जो योग्यता है, जो उसकी एबिलिटी हो, उसको यहाँ पे इस एग्जाम्पल के माध्यम से दर्शाया गया है या बताया गया है। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब क्या है, कैन है। नेक्स्ट जो दूसरा उदाहरण है, दूसरा मॉडल वर्ब है हमारा क्या है, माइट, में, कैन और कुड है। ये पॉसिबिलिटी, किसी चीज की संभावना को बताने के लिए यहाँ पे कौन कौन से मॉडल यूज होते हैं, माइट, में, कैन और कुड। दे माइट बी लेट, मतलब वो देर हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मॉडल वर्ब क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। परमिशन, कैन, कुड, में, ये जो शब्द हैं इसको हम परमिशन मांगने के लिए, आदेश, अनुमति लेने के लिए हम इस प्रकार के वर्ड्स जो है एज ए मॉडल वर्ड यूज होते हैं। कुड माई सन यूज योर बाथरूम, किसी से यहाँ पे अनुमति ली जा रही है तो यहाँ पे कुड माई सन यूज योर बाथरूम। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन से मस्ट, हैव टू, नीड टू, यहाँ पे मतलब किसी की बाध्यता हो किसी चीज के लिए, वहां के लिए वहां पे मस्ट, हैव टू और नीड टू जैसे मॉडल्स यूज किए जाते हैं। जैसे दे नीड टू चेक इन बाई 7, दे नीड टू चेक इन बाई 7 मतलब उन्हें 7 बजे तक, क्या चेक इन मतलब होटल में या नॉर्मली होटल में, गेस्ट रूम में, हम गेस्ट हाउस में जाते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, चेक इन करते हैं। तो उनको 7 बजे तक तो चेक इन कर लेना है, मतलब 7 बजे तक उनको यहाँ पे आ जाने हैं। ये इस सेंटेंस का मतलब हुआ। तो वहां पे क्या है, उनकी बाध्यता है कि 7 बजे तक तो आना ही है हर हाल में। तो ये मॉडल्स जो है यूज होते हैं मस्ट, हैव टू, नीड टू, इसके लिए, ऑब्लिगेशन के लिए। अगला जो है मॉडल्स है हमारा नो ऑब्लिगेशन, जहाँ पे बाध्यता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नॉट हैव टू, डोंट नीड टू, ये दो मॉडल वर्ब हैं। इसका यूज कैसे होता है, यू डोंट हैव टू टेक योर शूज ऑफ। कोई वीआईपी है और वो आ रहा है तो उसके लिए भाई जूता निकालने की जरूरत नहीं है, तो आप उनको बोल रहे हो कि आपको जूता निकालने की जरूरत नहीं है। तो यू डोंट हैव टू टेक योर शूज ऑफ, मतलब आप जूता मत निकालिए, आप आराम से आ जाइए। तो यहाँ पे बाध्यता नहीं है। यहाँ पे इस सेंटेंस क्या होता है कि जूता निकालने की बाध्यता नहीं है, नो ऑब्लिगेशन। तो उसके लिए मॉडल वर्ब क्या यूज होता है, डोंट हैव टू। अच्छा, जब एडवाइस देते हैं, हम किसी को सलाह देते हैं तो वहां पे शुड, आउट टू, इसका प्रयोग किया जाता है। यू शुड ट्राई ऑनलाइन डेटिंग, हैबिट्स, विल, वुड एंड प्लस एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे जैसे दे वुड समटाइम्स टेक द ट्रेन, मतलब वो कभी कभी
ट्रेन से जाते हैं। तो ये हैबिट की बात हो रही है कि कभी कभी वो जो है ट्रेन से जाते हैं। प्रेफरेंसेस, वुड रैदर, शी वुड रैदर वॉक। अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में मॉडल्स कैसे यूज होते हैं, या फिर एक्टिव वॉइस में अगर मॉडल्स हैं उसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मॉडल्स वर्ब इन पैसिव वॉइस कैसे होते हैं। मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे दे कैन डू इट, यहाँ पे मॉडल वर्ब में मॉडल वर्ब है यहाँ पे कैन, तो दे कैन डू इट। तो उसको पैसिव वॉइस में हम कैसे बदलेंगे, इट कैन बी डन। इट कैन बी डन। यहाँ पे कैन जो है हमारा वो एज इट इज है, पैसिव वॉइस में भी ये एज इट इज है। और उसके साथ कि ये दे कैन डू इट मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है, तो उसके साथ हमने क्या यूज किया, बी यूज किया, इट कैन बी डन। यू कुड सेल योर कार, इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे, योर कार कुड बी सोल्ड। यहाँ पे सेल जो है वो V3 क्या हो जाएगा उसका, सोल्ड। यहाँ पे योर कार जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में क्या है, योर कार ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसके अनुरूप जो है यहाँ पे कुड कैन का यहाँ पे कुड है, यहाँ पे भी कुड होगा। ही माइट फिक्स द रेफ्रिजरेटर मतलब वो रेफ्रिजरेटर ठीक कर सकता है। उसकी एबिलिटी की बात हो रही है, उसकी योग्यता की बात हो रही है, सॉरी संभावना की बात हो रही है कि वो मतलब शायद ठीक कर देगा, वो ठीक कर सकता है। तो द रेफ्रिजरेटर माइट बी फिक्स्ड मतलब वो कर सकता है, मतलब यहाँ पे भी संभावना व्यक्त की जा रही है कैसे, पैसिव वॉइस में। आखिर रेफ्रिजरेटर को ठीक किया जा सकता है। द मे दे मे मेक अ डोनेशन, डोनेशन मे बी मेड। यू मस्ट फिनिश दिस टुडे, दिस मस्ट बी फिनिश्ड टुडे। He has to send that email, that email has to be sent। They need to find that document, that document needs to be found। He should fix her writing, her writing should be fixed। एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, अभी तक जितने आप लोग सेंटेंस देखें उससे एक चीज तो स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है कि हमें सेंटेंस का जो टेंस है उसको नहीं बदलना है। अर्थात प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, पैसिव वॉइस भी होगा तब भी प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। फ्यूचर में आपका एक्टिव है तो पैसिव भी फ्यूचर में होगा, और पैसिव सॉरी एक्टिव सेंटेंस आपका पास्ट में है तो पैसिव भी पास्ट में ही होगा। तो इसमें किसी भी स्थिति में हम टेंस का जो फॉर्म है उसको हम चेंज नहीं करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कि मॉडल प्लस बी प्लस पार्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल मतलब मॉडल के साथ अगर बी है और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसको कैसे हम बदलेंगे। तो इट कैन बी डन, तो इट कुड हैव बीन डन। योर कार कुड बी सोल्ड, अब उसको हम पैसिव वॉइस में देखिए, यहाँ पे इसको देख करके कंफ्यूज मत होइए, ये आपको एग्जांपल बताया गया है कि इस प्रकार से लिखे जा सकते हैं, ऐसे लिखे जाते हैं। मतलब मॉडल्स का पैसिव वॉइस में कैसे यूज होता है और एक्टिव वॉइस में कैसे यूज होता है, आप देख करके यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे चेंज करने का नियम बताया गया है विथ एग्जाम्पल है कि आपको कैसे चेंज करने हैं। इट कैन बी डन अगर है, अब उसको आपको बोला जा रहा है कि आप इसको पैसिव में चेंज कीजिए, तो आप कैसे चेंज करेंगे। इट कुड हैव बीन डन, इट कैन बी डन, कैन उसमें चेंज हो जाएगा, कुड में चेंज हो जाएगा। योर कार कुड बी सोल्ड, ऑलरेडी कुड है तो फिर उसको वो तो कुड को कैन नहीं कर सकते हम, तो योर कार कुड हैव बीन सोल्ड। द रेफ्रिजरेटर माइट बी फिक्स्ड, द रेफ्रिजरेटर माइट हैव बीन फिक्स्ड।
A donation may be made. A donation may have been made. Her writing should be fixed. Her writing should have been fixed. कुछ जो है यहाँ पे आप मॉडल वर्ब्स देख सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, मतलब एक एग्जाम्पल से कई सारे सेंटेंस बन सकते हैं, जैसे कि स्कूल शुड या स्कूल्स मस्ट टीच सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिफेंस। और वही चीज अगर पैसिव वॉइस में नीचे आप देखिए तो क्या होगा कि सेल्फ डिफेंस मस्ट बी taught in schools. Teachers must teach गार्डनिंग। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसिव वॉइस में नीचे सेंटेंस में क्या है, गार्डनिंग मस्ट बी टॉट बाय टीचर्स। ये मॉडल वर्ब्स के कुछ एक्टिव टू पैसिव वॉइस के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम कुछ प्रश्नोत्तरी करेंगे, कुछ एमसीक्यूज करेंगे, जिससे आप लोग अभी तक हमने क्या पढ़ाई की वो हम स्पष्ट समझ पाएंगे। दो मिनट मुझे समय दीजिए। आजकल 8-10 लोग ही पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब मंजिल दूर है, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। या तो दो बातें हो सकती हैं, या तो ऐसे लोग समझ रहे हैं कि हमें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, या फिर ये समझ रहे हैं कि हम तो भाई पढ़ चुके हैं, तो अब एग्जाम कभी भी हो जाए हम क्लियर कर लें। तो हमें इस प्रकार की आदतों से हमें बाज आना है। वो थर्सडे और फ्राइडे वाले से भी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है ना संतोष जी, ये थर्सडे को हाँ जैसे हाँ, नॉर्मली रेगुलर क्लासेस होती हैं ओके, और आज फ्राइडे हाँ को भी, हो तो थोड़ा सकता सा है, मुझे लग रहा है कि वो रीजन से भी। हाँ हो सकता है। अच्छा, चलिए हम कुछ एमसीक्यू करते हैं, सो दैट की अभी हमने क्या पढ़ाई किया स्पष्ट हो जाए कि समझ में आया भी या नहीं। चलिए, एग्जाम्पल है आपके सामने। ही हैज क्रिएटेड दिस मास्टरपीस। ऑप्शन 1 2 3 4। कोई नहीं बताने वाला? सर सेकंड। सेकंड, ओके, क्यों? चलिए आप एक्सप्लेन भी करते रहिए, सो दैट कि बाकी लोग भी, जो लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं या फिर ध्यान दे रहे हैं, मुझे तो पता नहीं। हैज के साथ सर बीइंग उसकी थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा हर। हाँ देखिए, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ही हैज क्रिएटेड दिस मास्टरपीस। एक किस किस प्रकार का सेंटेंस है, किस टेंस का है? पास्ट 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 का है। अच्छा, प्रेजेंट का है, ओके।
पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, पहले ये क्लियर कर लीजिए। परफेक्ट का है सर सर, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग क्या देख रहे थे कि प्रेजेंट परफेक्ट अगर है तो हैज और हैव इन अकॉर्डेंस विथ न्यू, हमारा जो सब्जेक्ट होगा चेंज करने के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली हम हैज हैव यूज करेंगे और प्लस बीन का यूज होगा। तो यहाँ पे दिस मास्टरपीस ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा दिस मास्टरपीस। अब हैज यहाँ पे है तो हैज के साथ बीन होगा, तो बीन देख लीजिए, फर्स्ट सेंटेंस में बीन नहीं है तो ये तो गलत हो गया। सर जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है, सॉरी सर मैंने दूसरे आईडी से ज्वाइन किया, मेरा फोन ऑफ है। कोई बात नहीं, बोलिए। हाँ बोलिए मैडम, कुछ आप बोल रही थी। हाँ ये वाला ऑप्शन जो है, एक तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो गया, क्यों, इसमें बीन नहीं है। अब बाकी ऑप्शन देख लीजिए। अब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में हैव है, द मास्टरपीस हैव, ये भी गलत है। अब थर्ड और सेकंड में हैज बीन यहाँ भी है, हैज बीन यहाँ भी है, दिस मास्टरपीस, लेकिन यहाँ पे क्या है, हर लिखा हुआ है, दूसरा में सी लिखा हुआ है, तो बाई सी होगा क्या, नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। एम आई राइट? चलिए ये नेक्स्ट सेंटेंस बताइए। I still remember my elder brother helping me in mathematics. इस प्रकार के थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस आपको मिलेंगे एग्जाम में। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस हो और आप, जैसे कि फर्स्ट वाला सेंटेंस था, उस प्रकार के बहुत रेयरली फर्स्ट मिलेंगे वैसे। कोई बताना चाहेगा? कोशिश तो सो कीजिए, ऑप्शन ज़्यादा बी। से ज़्यादा क्या होगा। सर फोर्थ। ऑप्शन डी, ओके। चलिए ऑप्शन डी, सो और ऑप्शन किसी बी। का है ऑप्शन डी? क्या, ऑप्शन बी, ओके। किसी ने ऑप्शन डी, संगीता जी ने ऑप्शन डी बताया, आपने ऑप्शन बी बताया। चलिए देख लेते हैं। देखिए अब इसमें सर आई स्टिल लाइट का रिमेम्बर, थोड़ा इशू है तो शायद मैं बात ना कर पाऊँ ज्यादा, बार बार लाइट आ जा रही है, वाईफाई नहीं चल रहा। ओके ओके कोई बात नहीं। आप आंसर जो है आप लोग इसमें चैट बॉक्स में आप लोग कम से कम मैसेज तो जरूर कर सकते हैं, जो लोग बोलने में असुविधा है या फिर किसी वजह से नहीं बोल पा रहे हैं। तो यहाँ पे आई आई स्टिल रिमेम्बर, ये तो चारों ऑप्शन में आई स्टिल रिमेम्बर है। माई सेल्फ बीइंग हेल्प इन मैथमेटिक्स बाय माई एल्डर ब्रदर, फर्स्ट ऑप्शन तो किसी का नहीं है। ऑप्शन कहाँ पे कंफ्यूजन है, सेकंड एंड फोर्थ में। तो सेकंड में क्या है, आई स्टिल रिमेम्बर बीइंग हेल्प्ड इन माई इन मैथमेटिक्स बाय माई एल्डर ब्रदर, और दूसरा है आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज बीइंग हेल्प्ड। अब देखिए यहाँ पे चूंकि हेल्पिंग लिखा हुआ है, मतलब कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे बीइंग तो लगेगा। ये तो आप लोग अच्छी अच्छी भली भांति समझ रहे हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि आई वाज बीइंग होगा या फिर केवल बीइंग होगा। तो एक ही सेंटेंस में दो बार आई लगाने की जरूरत नहीं है। आई स्टिल रिमेम्बर बीइंग हेल्प्ड इन मैथमेटिक्स बाय माय एल्डर ब्रदर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर 2 वो क्या होगा, हमारा राइट ऑप्शन होगा, सही होगा। यहाँ पे आई वाज बीइंग अगेन फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? हैड द पुलिस अरेस्टेड द रॉबर, हैड जो है यहाँ पे हैड है तो हमारे
ऑप्शन में भी हैड होना चाहिए, तो ऑप्शन अगर हैड होना चाहिए तो ऑप्शन ए नंबर सर, 2, ए फर्स्ट ऑप्शन नंबर 2, हाँ ऑप्शन नंबर 2 जो है आउट है, इसलिए कि इसमें हैड नहीं है। और ऑप्शन नंबर 3 ये भी आउट है, मतलब दोनों जो है इनकरेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर 1 सही लोग, आप सभी लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 1। 4 भी नहीं होगा, हैड द रॉबर, और फिर यहाँ पे क्या वाज है, तो वाज की जरूरत यहाँ पे है क्या, नहीं है। हैड के साथ क्या होगा, बीन होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलिए, रेनू स्टडीज लॉ इन इंडिया बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। सर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, लॉ इज स्टडीड बाय रेनू इन इंडिया बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। किसी को डाउट है? नो सर, सही है 3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स हेल्प द ओल्ड पीपल इन आवर एरिया। टू होना चाहिए। सर सेकंड। हाँ, फर्स्ट में तो हेल्प है, V3 नहीं है, तो वो तो ऐसे ही गलत है। थर्ड क्या है, बीइंग है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर नहीं भी समझते हैं तो केवल आइडेंटिफाई अगर यहाँ पे करना है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फर्स्ट में क्या है, हेल्प है, V1 है, मतलब वो इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बीइंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो है नहीं हमारा, तो ये थर्ड नंबर भी गलत है। और फोर्थ में क्या है, हैव बीन है, ये हमारा हैव बीन भी यहाँ पे, हैव तो है नहीं, हैव के साथ बीन लगेगा। अगर हैव नहीं है तो ऑप्शन में हैव बीन तो हमारा सही हो ही नहीं सकता। तो इस हिसाब से हमारा, अगर बिना हम सोचे, हम नहीं भी जानते हैं, तो इतना तो हम आइडेंटिफाई करके और सही आंसर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ओल्ड पीपल इन आवर एरिया शुड बी हेल्प बाय अस। चलिए, ये बिल्कुल सही उत्तर है। द यंग मैन इज प्लेइंग द पियानो एट द होटल। 2 नंबर सही है। सेकंड नंबर सर। सेकेंड नंबर, ओके। चलिए, सो ऑप्शन है। ऑप्शन ए। तो यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है। दूसरा ऑप्शन। अच्छा, दूसरा आप दूसरा सेकंड। ऑप्शन है ना? सेकेंड, हाँ। नहीं ऑप्शन सर, नंबर दूसरा 1 तो ही। कोई नहीं है ना? ओके ओके, दैट्स गुड। हाँ, फिर तो कोई कोई डाउट नहीं है, फिर सभी लोग डाउट डाउट क्लियर है, अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। Someone is spilling ink on the carpet। आसान सा है, बताइए जल्दी, तो दैट आगे बढ़े। दूसरा सही होना चाहिए। सर थर्ड। दूसरा, थर्ड, ink is being spilled on the carpet by someone। यस, दूसरा और तीसरा में आप लोगों को डाउट है। डाउट क्लियर हो गया या नहीं? सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे क्योंकि समवन है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे होना चाहिए। हम इसको ऑमिट नहीं कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा कोई अभी तक हम जितने भी नियम और जितने भी तरीका हम पढ़े, कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ पे हमें ऑमिट करना है किसी वर्ड को। तो समवन अगर है यहाँ पे, हाँ, ऐड जरूर कर सकते हैं कहीं पे जरूरत के हिसाब से, लेकिन हम ऑमिट नहीं कर सकते हैं किसी शब्द को। यहाँ पे समवन अगर है हमारे प्रश्न में, एक्टिव में, तो पैसिव में समवन रहेगा। इस प्रकार ये और ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है, तो कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे बीइंग यहाँ पे दिख रहा है थर्ड में। तो इंक इज बीइंग स्पिल्ड ऑन द कार्पेट बाय समवन, इट इज करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर, प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
Sir, 3. और कोई? Active. Sorry, sir. Sorry. Sir, 1. 1 होगा sir. सभी लोग सहमत हैं या किसी को डाउट है? जी सर, आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर 1 Yes, सही sir. है। 1. Yes, sir, 1. ओके, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Second. दूसरा क्लियर? किसी को डाउट है? No, sir. जहां पे आप लोगों को नहीं समझ में आया, अगर डिस्कशन की जरूरत है तो बोलिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे दैट इज करेक्ट। रिलेटिव्स मस्ट लुक आफ्टर द साइको साइकोपैथिक पेशेंट Ethic. पेशेंट हाँ, साइकोपैथिक पेशेंट। चलिए नेक्स्ट। Third. तीसरा sir. तीसरा। Yes, sir, तीसरा, third. हाँ, चलिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट। पहला सर बोल रहा है। So, third. पहला फर्स्ट एंड थर्ड। Sorry, sir. फर्स्ट एंड थर्ड, दो उत्तर आ रहा है, दो आंसर आ रहे हैं। अच्छा चलिए, यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता महसूस हो रही है। देखिए यहाँ पे बाकी ऑप्शन तो आप लोग खुद समझ रहे हैं कि फोर्थ तो होगा नहीं, यहाँ पे सेकंड नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड में कंफ्यूजन है। हिज वार्निंग्स वर Third ही होगा, third. लास्ट। Third. ये फर्स्ट सेंटेंस में भी हिज वार्निंग्स वर लास्ट एट एंड, यहाँ तक तो एक ही है, मतलब दोनों में सेम है। और आगे क्या है, ऑल हिज प्रपोजल, और थर्ड में क्या है, एंड हिज प्रपोजल। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में लिखा, आपके जो एक्टिव सेंटेंस है उसमें क्या हुआ है, लिखा है ऑल हिज प्रपोजल ऑब्जेक्टेड टू ऑल हिज प्रपोजल। अब यहाँ पे थर्ड में ऑल तो वर्ड ही नहीं है, ऑल हिज प्रपोजल्स वर ऑब्जेक्टेड टू एंड ऑब्जेक्टेड टू। अब यहाँ पे पैसिव में क्या होगा, ये ऑल हिज प्रपोजल्स वर ऑब्जेक्टेड टू, तो इस हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ना कि थर्ड होगा। क्लियर? अभी भी डाउट है? No, sir. हाँ, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं। What accounts for the popularity of ZTV?
सर ऑप्शन नंबर ए। सर ऑप्शन है। बिल्कुल सही, ऑप्शन 1 सही है, बाकी सारे जो हैं ऑप्शन गलत हैं। Will the highly important World Cup match be won by the mighty Australian team? दूसरा सही लग रहा है। देखिए यहाँ पे सर ऑप्शन 3। आप लोग ऑप्शन सर थर्ड। दो ऑप्शन आ गए। विल द माइटी ऑस्ट्रेलियन टीम, ये जो है इतना सेंटेंस तो है चारों ऑप्शन में दिए गए हैं। और विन द हाईली इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप मैच, विन द हाईली इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप मैच, विन द हाईली इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप मैच, विन द हाईली इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप मैच। अब और सेकंड सेंटेंस भी चारों ऑप्शन में लिखे गए हैं। अब अंतर कहाँ पे है सब में? अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या है, वर्ल्ड के बाद कप हट गया है, तो ये तो ऐसे ही इनकरेक्ट है। थर्ड को तो आप लोग हटा दीजिए। अच्छा, अब बाकी सब में क्या अंतर है कि इसमें कैन लिखा हुआ है, इसमें विल लिखा हुआ है, और इसमें केवल इसमें कुछ लिखा नहीं है। आप लोग स्पीकर ऑन ऑफ कर लीजिए। हेलो हनी बनी किसी का आवाज आ रहा है। अच्छा, विल द माइक, हाँ यहाँ पे देखिए, ये अब यहाँ आप पे समझने की जरूरत। किसका माइक ऑन है यार? माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ऑप्शन नंबर 3 जो है इनकरेक्ट है। क्लियर? अब यहाँ पे फ्यूचर टेंस में है, यहाँ पे विल यहाँ पे भी है, और यहाँ पे सब में विल तो फर्स्ट शुरू में है, लेकिन यहाँ पे एडिशनल विल लिखा हुआ है सेकंड में। विल द माइटी ऑस्ट्रेलियन टीम विल विन, तो ये दो बार विल यहाँ पे इस सेंटेंस में नहीं आएगा, तो सेकंड भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया। अब कहाँ पे, यहाँ पे कैन होगा या नहीं होगा। अंतर इतना ही है कि कैन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे हम हमारा जब एक्टिव में कैन है ही नहीं, तो पैसिव में हम कैन कहाँ से लिखेंगे? तो ऑप्शन हमारा सही कौन सा बच गया? ऑप्शन नंबर 4, विल द माइटी ऑस्ट्रेलियन Fourth टीम one. विन द हाईली इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप मैच। इस प्रकार चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। थोड़ा तेजी से बढ़िए आप लोग, 2-4 प्रश्न और करते हैं। सर सेकंड बी। हाँ जी, सेकंड बी के अलावा, मतलब सेकंड के अलावा और किसी का ऑप्शन है? नो सर। समझ में आया? No, sir, second. अच्छा, हाँ. सबको समझ में आ गया, सेकंड है, सही है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। सर ऑप्शन नंबर ए। सर ऑप्शन है। ऑप्शन 1। ऑप्शन नंबर 1, चलिए सभी
का सही है? ऑप्शन 3। सेकंड, 3, third. थर्ड। बिल्कुल, ये सबसे आसान है मेरे ख्याल से। इज बीइंग है और यहाँ पे कंटिन्यूअस में ऑप्शन यहाँ पे लिखा है, और प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए, ये एक आसान सा और ऑप्शन नंबर ए। So A 1. बिल्कुल बिल्कुल आसान सा है। चलिए नेक्स्ट। सर ऑप्शन नंबर 3। Third. ऑप्शन 3। करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। सर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए। A. ठीक है, आगे बढ़े। मेरे ख्याल से ये लास्ट प्रश्न है। सर थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन Third. सी। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। इस प्रकार से आप लोग लगभग 20 प्रश्न देख लिए। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोग को आज बताना चाहूंगा। बीइंग ट्रांसलेटर, ये एक वो किसी अनुवादक की ही गलती है। मतलब बिल्कुल आज की क्लास से रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये इमेज दिख गया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पढ़ पा रहे हैं आप लोग या और जूम करूं? Applied for parallel NDA course. कोर्स। और ये वेबसाइट कौन सा है? ज्वाइन इंडिया ज्वाइन इंडियन आर्मी। army.nic.in। ठीक है, इंडियन आर्मी मतलब के इंडियन आर्मी की वेबसाइट है। और इस पर ये लिखा हुआ है, मतलब ये किसी मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म का ये स्क्रीनशॉट है। उसमें देखिए ये अप्लाइड फॉर पैरेलल एनडीए कोर्स, मतलब अब इसको अनुवाद देखिए क्या लिखा हुआ है। पैरेलल, ये क्या लिखा है, पढ़ पा रहे हैं आप लोग? राजग। राजग कोर्स के लिए आवेदन किया है। फिर आगे बढ़िए, एनडीए कोर्स सीरियल नंबर, राजग कोर्स सीरियल, एनडीए यूपीएससी रोल नंबर, राजग यूपीएससी अनुक्रमांक। तो यहाँ पे आप एक चीज समझ रहे हैं कि एनडीए के लिए क्या वर्ड लिया हुआ है, राजग। एनडीए स्टैंड फॉर इंडियन आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में, एनडीए स्टैंड फॉर, एनडीए किसका National एक्रोनिम है? Defense Academy. हिंदी में क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय, इधर भूल जाइए, नेशनल डिफेंस एकेडमी का आप हिंदी में क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखा है इसको भूल जाइए। राष्ट्रीय, अरे राष्ट्रीय नेशनल डिफेंस रक्षा अकेडमी, अकादमी, Academy. हाँ। हाँ, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, यही होगा ना। तो ये Yes, देखिए, sir. ये यहाँ, हाँ, तो ये किसी अनुवादक का ही काम है, चाहे वो अनुवादक खुद का दिमाग लगाया हो या गूगल का सहारा लिया हो। मतलब गूगल में बोलना यहाँ पे उचित नहीं रहेगा, मतलब किसी भी ABCD थर्ड पार्टी वेबसाइट का सहयोग लिया हो। और ये राजग का मतलब मालूम है, एनडीए एक राजग भी होता है। आजकल आप लोग बहुत न्यूज में है। एनडीए क्या है, किसी को पता है? National Defense Alliance. Sorry, National. Sorry, sir. हमको लगा कि ये इसमें था। National Democratic. नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये मतलब मैं किसी की त्रुटि की तरफ आप सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। क्यों? मेरा मकसद क्या है
कि आप लोग इस प्रकार की गलती भविष्य में नहीं करेंगे, इसलिए कि आप सभी क्या हैं, भावी अनुवादक हैं। अब ये देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक है। इस प्रकार का मिस्टेक जो है क्यों होता है, जब शॉर्टकट तरीका हम जो अपनाते हैं तो इस प्रकार के मिस्टेक्स देखने को मिलते हैं। सर एकेडमिक